दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। कोरोना वायरस 24 घंटे के भीतर 19,148 नए मामले और 434 मरीजों की जान गई है। कुल केस 6,04,641 हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए हैं और 434 मरीजों की जान गई है। अब तक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,04,641 है, जिसमें से 2,26,947 सक्रिय मामले हैं, 3,59,860 ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं और 17,834 लोगों की जाने गई हैं। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का कहना है कि देश में 1 जुलाई तक कुल 90,56,173 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,29,588 सैंपल बुधवार को टेस्ट किए गए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज ऐप बैन होने के बाद बौखलाए चीन ने WTO जाने की धमकी दी। भारत ने दिया करारा जवाब। आपको बता दें कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत में जिस तरह का माहौल बनने लगा है और जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत की तरफ से 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने और चीन निर्मित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए जाने पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये धमकी भी दी है कि वह भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाणिज्यिक नीति अपनाने पर विश्व व्यापार संगठन WTO में शिकायत दर्ज कराएगा। आपको बता दें कि चीन की इस शिकायत पर भारत ने खास तवज्जो नहीं दी है और ये संकेत दे दिया है कि वह अपने रुख पर अटल रहेगा। विदेश मंत्रालय ने उल्टा ये कहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों के लिए जितना खुली नीति है उतनी शायद ही कहीं है। आपको बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता जियो फेंग ने कहा है कि चीन ने जो किसी भी भारतीय कंपनी के उत्पादों या उनकी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन भारत चीन के उत्पादों व सेवाओं के खिलाफ कदम उठा रहा है, जो WTO प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। और अब आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के पहले प्लाज्मा बैंक का किया उद्घाटन, लोगों से की डोनेट करने की अपील। जी हम बात करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया और ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती, प्लाज्मा डोनेट करने की शर्तें जरूर सख्त हैं। केजरीवाल ने कहा अब लोगों को प्लाज्मा के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS अस्पताल में शुरू होने जा रहा है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा देने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि बैंक के बन जाने से दिक्कत दूर होगी। लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आकर आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यदि आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, 14 दिन हो चुके हैं और आपकी उम्र 18 से 60 साल तक है, अगर आपका वजन 50 किलो से अधिक है, तो फिर आप कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी महिलाओं जो एक बार भी मां बन चुकी हैं, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। शुगर मरीज, हाइपरटेंशन की बीमारी है या BP 140 से ज्यादा है, वे प्लाज्मा नहीं दे सकते। कैंसर सर्वाइवर नहीं दे सकते। किडनी हार्ट की बीमारी से ग्रस्त लोग प्लाज्मा नहीं दे सकते। और वहीं अगली खबर बता दें कि लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफ करने की मांग, 8 राज्यों के अभिभावकों ने दाखिल की याचिका। जी आपको बता दें कि 8 राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल की 3 महीने की 1 अप्रैल से जून तक की फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की है। और ये भी मांग की है कि फीस ना देने के कारण बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक फीस देने से असमर्थ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वे याचिका में प्रतिवादी बनाए गए 8 राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को या फिर सभी राज्यों को इस बारे में आदेश दें। विभिन्न राज्यों में रहने वाले कुल 10 अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे लोग जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए मिलकर सुप्रीम कोर्ट आए। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ रहे
12वीं तक के छात्रों के बहुत से अभिभावकों की फीस देने की आर्थिक क्षमता नहीं है। उन्हें बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से कुछ राज्यों में 3 महीने की फीस स्कूल की माफ कराने की मुहिम छिड़ी है, क्या हर राज्यों में ऐसी मुहिम होनी चाहिए जिससे कि स्कूल वाले 3 महीने की फीस को माफ कर सके? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि और बड़ी टेंशन, LAC पर चीन ने तैनात किए 20,000 फौजी, 2,000 किलोमीटर दूर से मंगाए 2 अतिरिक्त डिवीजन। भारत भी यूं दे रहा है जवाब। जी हम बात करें कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर टेंशन बढ़ती ही जा रही है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने 20,000 जवानों को तैनात किया है। चीन की ओर से सेना के 2 डिवीजन की तैनाती भारतीय सीमा की तरफ से की गई है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि तिब्बत क्षेत्र में चीनी की आम तौर पर भी 2 टुकड़ियां होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय चौकियों के खिलाफ तैनाती के लिए 2,000 किलोमीटर दूर स्थानों से करीब 2 प्रभागों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया है। चीन ने 2,000 किलोमीटर दूर से अतिरिक्त डिवीजन मंगाए हैं। और अब बता दें कि चाइनीज ऐप्स बैन करने के भारत के फैसले को मिला अमेरिका का साथ, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। जी हम बात करें कि भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। जिन ऐप्स पर बैन लगे हैं उनमें से फेमस ऐप टिकटॉक, वीवी वीडियो और यूजी ब्राउजर शामिल है। भारत सरकार के इस फैसले पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को 1 जुलाई को कहा कि चीनी ऐप की सफाई के लिए भारत ने जो तरीका अपनाया है वो देश की संप्रभुता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इजाफा होगा। उधर अमेरिका के कई सांसदों ने अपनी सरकार से चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ऐसा माना जा रहा है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और अब अगली खबर आपको बता दें कि कभी कोर्ट में टिकटॉक की पैरवी करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने बैन के बाद दिया बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। सिंघवी ने बताया कि टिकटॉक के लिए उन्होंने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी और वे केस जीते भी थे, लेकिन इस बार वो अदालत में चीनी ऐप का मुकदमा लड़ने के लिए नहीं खड़े होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 दिनों पहले 59 चीन के ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें से भारत में अत्यधिक पॉपुलर टिकटॉक ऐप भी है। अब टिकटॉक कंपनी भारत में इसे फिर से शुरू कराने के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती है, लेकिन कोई भी अधिवक्ता अभी तक इनके केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सिंघवी से पहले देश के शीर्ष वकीलों में शामिल पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी चीनी ऐप टिकटॉक का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। निम्स, ICMR, केंद्र और राज्य सरकार से भी मांगा जवाब। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोरोनिल दवा बनाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने और बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका डाली गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जजों की बेंच ने बाबा रामदेव दिव्य फार्मेसी, निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान निदेशक आयुष, ICMR, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, कोरोना पर विवाद को लेकर विरोधियों पर बरसे बाबा रामदेव, कहा पूरे देश में मिलेगी दवा। जी आपको बता दें, कोरोनिल दवा पर विवाद को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव आज अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल को लेकर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है और बवंडर मचाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पतंजलि ने कोरोनिल से कोरोना की दवा लॉन्च की थी और दावा किया था कि इससे कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है और ट्रायल में वो ठीक भी हुए हैं। बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ हरिद्वार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने इस दौरान जहां ये कहा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के नियमों का पालन किया है, वहीं वो आलोचकों पर भी जमकर बरसे। और वहीं अगली खबर निकल आ रही कि भारत के खिलाफ नेपाल PM ओली का इस्तेमाल करने की फिराक में पाकिस्तान और चीन, जाने इमरान की नई चाल।
जी आपको बता दें कि एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमें अक्सर अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, चाहे राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, ये पंक्तियां हर जगह सटीक बैठती हैं। इस कहावत का पर्याय ये अगर हम पाकिस्तान को कहें तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया है और अब वह नेपाल को भी अपनी टोली में शामिल करना चाहता है। इसी के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेपाल पीएम को अपना समर्थन देने को ऐलान किया है। बता दें कि नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा पेश करते हुए उसे नेपाल के राष्ट्रीय मैप में भी शामिल कर लिया है। हालांकि भारत ने नेपाल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब अगली खबर बता दें कि सिंधिया खेमा मांग रहा डिप्टी सीएम। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा की बड़ी टेंशन। जी हम बात करें कि लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल लालजी टंडन बीमार हैं और वे लखनऊ में अपना इलाज करा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वे पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल के तौर पर खुद शपथ लेंगी और बाद में शिवराज सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि भारत के बाद अब अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक के खिलाफ बजा बिगुल, बड़ी कार्रवाई की अपील। जी आपको बता दें कि जिस तरह से लोकप्रिय टिकटॉक ऐप सहित 59 चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध का अमेरिका में व्यापक रूप से असर होता दिख रहा है और लोगों ने अमेरिकी सरकार से शॉर्ट वीडियो शेयरिंग वाले ऐप को एक बड़ा सुरक्षा खतरा बताते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस अपील में अमेरिका के प्रमुख सांसद भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत ने गत सोमवार को शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें से यूजी ब्राउजर भी शामिल है। आपको बता दें कि हालांकि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ भारत के मौजूदा गतिरोध को माना जा रहा है और ये प्रतिबंध ऐप चीनी वीचैट और वीगो लाइव के लिए भी लागू है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक बैन पर बोली टीएमसी सांसद नुसरत जहां। ये आवेश में लिया गया फैसला, लोग नोटबंदी की तरह होंगे प्रताड़ित। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप्स की एक लिस्ट तैयार की थी और सरकार से अपील की थी कि इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुरक्षा एजेंसियों की दलील है कि इन ऐप्स के जरिए भारतीयों का डेटा हैक किया जा सकता है, जिसके बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। आपको बता दें ऐप्स पर बैन लगने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं की बाढ़ आ गई है। आम से लेकर खास लोग इस बारे में अपनी राय रख रहे हैं और इस मामले पर टीएमसी सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां ने भी अपनी बात रखी है। आपको बता दें कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए नुसरत जहां ने कहा है कि टिकटॉक एक मनोरंजन ऐप है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आवेश में लिया गया फैसला है। आगे की रणनीतिक योजना क्या है, उन लोगों का क्या जो बेरोजगार जो होंगे, लोग नोटबंदी की तरह प्रताड़ित होंगे। मुझे बैन से कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, लेकिन मेरे इन सवालों का जवाब कौन देगा। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मुंबई में फिर से लागू हुई धारा 144, रात 9 बजे से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, बात करें कि पूरे देश में मुंबई कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिस वजह से वहां पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पूरे मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान किसी भी स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। साथ ही जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल समेत तमाम जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता देंगे, ट्रंप बोले जैसे जैसे दुनिया में कोरोना फैल रहा है वैसे ही चीन के लिए मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी फैलती जा रही है, उनकी चीन से नाराजगी भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। कई बार चीन को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कह चुके ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को बुरी तरह फैलते देख रहा हूं, इसमें अमेरिका भी जान माल का भारी नुकसान शामिल हुआ है। जैसे बीमारी फैलती जा रही है वैसे ही चीन के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। लोग सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे महसूस कर रहा हूं।
और अब बता दें कि कोरोना का असर इस बार नहीं सजेगा लाल बाग के राजा का दरबार। 84 साल में पहली बार होगा ऐसा। जी हम बात करेंगे कोरोना के तांडव को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध लाल बाग के राजा गणपति मंडल ने गणेश उत्सव नहीं बनाने का ऐलान किया है। 84 साल में ऐसा पहली बार होगा जब लाल बाग के राजा की प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी। मालूम हो कि गणेश चतुर्थी पर हर साल लाल बाग के राजा का दरबार सजाया जाता है और भव्य मूर्ति की स्थापना की जाती है, जिसके दर्शन के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आम से लेकर खास तक सभी बप्पा के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। इस बारे में बात करते हुए लाल बाग के राजा गणपति मंडल ने कहा कि इस बार हम प्रतिमा स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर ब्लड और प्लाज्मा दान शिविर लगाया जाएगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ। मोदी सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए मांगा प्रपोजल। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास करना है ताकि मेंटेनेंस कास्ट को कम किया जा सके। इसके अलावा रेलवे का दावा है कि इससे नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। और बता दें कि गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पर काम जारी। जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार के प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। योजना मंगलवार को ही खत्म हो रही थी और पीएम ने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर तक ये जारी रहेगा। अक्टूबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाहिर तौर पर इसे राजनीति से भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि इसने लगभग 80 करोड़ लोगों में आशा जगा दी है। और वहीं कोरोना संक्रमण के तेज प्रसार के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को और सचेत करते हुए साफ किया कि प्रधान हो या प्रधानमंत्री, नियमों से ऊपर कोई नहीं। ऐसे हर व्यक्ति को रोकना टोकना और समझना होगा। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश के 6 राज्यों में आंधी तूफान की आशंका। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हम बात करें कि भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर देश के 6 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 घंटे के अंदर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में आंधी पानी का कहर बरपा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।